Hello guys, I am Kajal, your science educator. In recent video, we discussed about class 8 science chapter 1, that is crop production and management. Now this is part 2. So let's get started. Activity 1.2. Take moong or gram seeds and germinate them. क्या करना है, मूंग के या ग्राम के सीड्स लेने हैं और उनको उगाना है। ग्राम होता है चना, इनके सीड्स लेने हैं और इनको ग्रो करना है, ग्रो करवाना है, उगाना है उनको। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग ऑफ दिस। जब वो थोड़े थोड़े उग जाएंगे, जब उनके सीडलिंग्स पैदा हो जाएंगे ना, तो 3 इक्वल साइज़ के सीडलिंग्स लेने हैं। ठीक है, 3 इक्वल साइज़ के सीडलिंग लेने। अब सीडलिंग क्या होता है? सीडलिंग होता है जब अंकुर होते हैं, इनको हिंदी में अंकुर कहते हैं। जब सीड में से प्लांट निकलता है ना, तो उसको कहते हैं सीडलिंग। सीडलिंग कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से छोटा सा जब प्लांट से बाहर आता है तो इसको कहते हैं सीडलिंग। नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेजल्स। अब क्या करना है, 3 खाली गिलास लेने हैं या फिर वेजल लेने हैं। मेक ए बी एंड सी, मार्क ए बी एंड सी, उनको मार्क करना है, ए बी और सी, तीनों को ए बी और सी मार्क करना है। टू ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल को डंग मैन्योर। ग्लास ए में क्या करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में सॉइल डालनी है और उसमें मिक्स कर देना उसको को डंग डाल के। को डंग क्या होता है? गाय का गोबर होता है, जो उसकी खाद डालनी है, उसका मैन्योर डालना है। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल यूरिया। बी ग्लास में क्या करना है, उसी साइज़ में, उसी सेम अमाउंट में सॉइल डालनी है और इसमें कोडंग की जगह लिटिल यूरिया डालना है। ठीक है, इसमें यूरिया डालना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग नथिंग। अब जो ग्लास सी है ना, उसमें भी सेम अमाउंट की सॉइल डालनी है, सॉइल उतनी ही डालनी है, लेकिन उसमें और सॉइल के अलावा कुछ नहीं डालना। ठीक है, आपने देखा एक ये गिलास है ए, ये है बी और ये है सी। इसमें हमें कोडंग डालनी है, इसमें हमें यूरिया डालना है, इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them। अब क्या करना है, उसमें वाटर को पोर करना है, उस गिलास में वाटर को डालना है और फिर क्या करना है, उसमें सीडलिंग को उगाने के लिए उसको लगा देना है, उसको प्लांट कर देना है उस गिलास में। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। उसको एक सुरक्षित जगह पे रख देना है और उनको डेली पानी देते रहना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन में ना उनकी ग्रोथ को आप ऑब्जर्व करना। ये देखिए, यहाँ पे ये लड़कियाँ एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और ये हैं गिलास, 3 गिलास रखे हुए हैं उन्होंने। ठीक है, ये 3 गिलास रखे हुए हैं इन्होंने। ये है गिलास ए, गिलास बी और गिलास सी। ए में उन्होंने कोडंग डाला, बी में उन्होंने यूरिया डाला और सी में कुछ भी नहीं डाला। तो अब क्या देख रहे हैं कि जो ए की ग्रोथ है ना, वो थोड़ी कम है बी से, और सी की तो उससे भी कम है। मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी है इसमें? जिसमें यूरिया डाला था, सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसकी है। डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लास ग्रो एट द सेम पेस? क्या जो प्लांट्स हैं इन तीनों गिलास में, जो प्लांट्स हैं वो सेम साइज के ग्रो हुए हैं? विच ग्लास शो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर? किस प्लांट में बेटर ग्रोथ हुई है, सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है, और सबसे ज़्यादा फास्टर ग्रोथ किस प्लांट में, किस ग्लास में हुई है? फर्टिलाइज़र आर केमिकल सबस्टांस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब फर्टिलाइज़र की बात की है कि फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र एक केमिकल सबस्टांस होता है जो कि
न्यूट्रिएंट में रिच होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, वो होता है हमारा फर्टिलाइज़र। एक केमिकल सबस्टांस है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? अब कह रहा है कि जो फर्टिलाइज़र है वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। क्या कह रहा है कि जो फर्टिलाइज़र्स है ना वो फैक्ट्रीज़ से बनते हैं। जैसे एग्जांपल में उसकी क्या क्या हो गया, जैसे हो गया यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर पोटेशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, पोटैश हो गया, NPK हो गया, मतलब NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crop such as wheat, paddy and maize. फर्टिलाइज़र्स क्या हेल्प करते हैं? फर्टिलाइज़र्स हेल्प करते हैं फार्मर की किसमें? प्लांट को ना अच्छी यील्ड के लिए, प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए, वीट, पैडी, मेज़, ये सब प्लांट है ना, इनकी ग्रोथ के लिए ना, इनकी बेटर ग्रोथ और इनकी नरिशमेंट के लिए ना ये फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। अब ज़्यादा यूज़ करेंगे ना उसका, तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइज़र से जो सॉइल होगी ना वो कम फर्टाइल होगी, वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइज़र से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो हमें इस फर्टिलिटी से बचने के लिए, इस फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फर्टिलाइज़र्स को ना ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, उसको ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ करना है। और उसको ना या फिर फील्ड को हमने ना कुछ टाइम के लिए ना उसमें कुछ भी नहीं लगाना, उसको मतलब 1-2 क्रॉप तक उसको ना कुछ भी नहीं उसमें लगाना। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अब मैन्योर क्या करता है, मैन्योर इम्प्रूव करता है सॉइल की टेक्सचर को, ठीक है, और उसकी वाटर को लेने की कैपेसिटी को, उसको मेंटेन करता है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। वो सॉइल में ना ऑल न्यूट्रिएंट्स को डालता है, ठीक है, वो रिप्लेनिश करता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को। अनदर मैटर ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब दूसरा मेथड क्या है सॉइल रिप्लेनिश करने का, वो है क्रॉप की रोटेशन करना, ठीक है, क्रॉप की रोटेशन करना। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। ये कैसे डन हो सकता है, डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना, तरह तरह के क्रॉप्स को उगाना। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सेशन एंड वीट इन द नेक्स्ट सेशन। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। अब क्या करते हैं जो नॉर्थन इंडिया में ना जो फार्मर होते हैं ना, वो किसी टाइम पे लेग्यूम्स को उगाते हैं और किसी टाइम पे क्या करते हैं, किसी टाइम पे वीट को उगाते हैं। जैसे एक टाइम पे लेग्यूम्स को, तो दूसरे टाइम पे वो नेक्स्ट सेशन में वो वीट को उगाएंगे, और इससे क्या होगा, रिप्लेनिशमेंट होगी सॉइल में नाइट्रोजन की, ठीक है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस। उनको इसको अडॉप्ट करने के लिए इनको इनकरेज किया जाता है। In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the root of leguminous plant. They fixed atmospheric nitrogen. आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, जो एयर से नाइट्रोजन को लेके ना, जो एयर से नाइट्रोजन को लेके उसको सॉइल में रिलीज़ कर देता है, ठीक है, वो सॉइल में उसको रिलीज़ कर देता है और फिर प्लांट उसको ईजिली ले सकते हैं बाय रूट्स। कौन से प्लांट्स, लेग्यूमिनियस प्लांट्स।
अब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है फर्टिलाइज़र और मैन्योर का। इनका डिफरेंस दिया कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं और मैन्योर क्या होते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? अ फर्टिलाइज़र इज़ एन ऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइज़र एक ऑर्गेनिक साल्ट होता है, ठीक है। और मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज़ अ नेचुरल सबस्टांस obtained by the decomposition of cattle dung, waste, human waste and plant residue। अब ये जो मैन्योर है ना, ये ऐसा सबस्टांस है जो डिकम्पोजिशन से बनता है। जब कोई चीज़ ना डिकम्पोज हो जाती है ना, जब वो चीज़ सड़ जाती है ना, मतलब उसको हम डिकम्पोज कर देते हैं ना, फिर उससे बनती है। जैसे को डंग हो गया, उसको हम खड्डा खोद के उसको डाल देंगे या उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देंगे। ह्यूमन वेस्ट हो गया या फिर प्लांट्स का वेस्ट, वो प्लांट्स के लीव्स वगैरह हो गए, ये सब से मैन्योर बनता है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? फर्टिलाइज़र्स हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनते हैं फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर्स कहाँ बनते हैं? मैन्योर फील्ड में। फील्ड क्या होता है? खेत, खेतों में बनते हैं। फर्टिलाइजर्स डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब जो फर्टिलाइज़र होता है ना, वो सॉइल को कोई भी ह्यूमस नहीं देता। ह्यूमस क्या होता है? जो ह्यूमस होता है, डेड प्लांट्स होते हैं ना, जो डेड प्लांट्स होते हैं ना, वो डिकम्पोज होके ना, उनके लीव्स वगैरह ना डिकम्पोज होके ना, ये ह्यूमस बनते हैं। ये खाद होती है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें ह्यूमस नहीं होता, उसमें ये वाली नहीं होता। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। जो मैन्योर होता है ना, वो बहुत सारा ह्यूमस देता है सॉइल को, ठीक है, बहुत सारी खाद देता है वो सॉइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइजर्स में ना नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, ठीक है। ये किस में रिच होते हैं? ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स में रिच। जैसे हमने पढ़ा कि मैन्योर में क्या होता है? ह्यूमस, वो ह्यूमस देता है, तो ये क्या देता है? ये न्यूट्रिएंट्स देता है। मैन्योर इज़ रिलेटिव लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। मैन्योर में थोड़ा न्यूट्रिएंट कम होता है, ठीक है। ये था डिफरेंस इन दोनों का। ये अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। टेबल जो 1.1 में आपने डिफरेंस देखा फर्टिलाइज़र और मैन्योर का, आपने डिफरेंस देखा। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब बोला कि मैन्योर के क्या एडवांटेजेस हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। दिस इज़ बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, वो है ना, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, वो फर्टिलाइज़र से बेटर है, ठीक है। जैसे फर्टिलाइज़र से ना, उससे बेटर है ये ऑर्गेनिक मैन्योर। कैसे बेटर है? इट इन्हेंस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रूट। ये रूट्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, ठीक है। हेल्प करता है वाटर को होल्ड करने में, रूट्स की वाटर को होल्ड करने में हेल्प करता है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। ये क्या करता है? सॉइल को पोरस बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो गैसेज होती है ना, वो अच्छे से ना, जो गैसेज होती है ना, वो अच्छे से एक्सचेंज होती रहती हैं। मतलब ये क्या करता है? ये सॉइल्स में ना ऐसे पोर्स बना देता है, जिससे ना गैसेज अंदर और बाहर जा सकती हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो फार्मर के फ्रेंडली होते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर और जो हमारे प्लांट्स हैं, उनमें उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हैं, उनकी बहुत हेल्प करते हैं ना, ये उनको इंक्रीज़ करता है, उनको बढ़ाता है। अब वो बढ़ेंगे तो हमारी हेल्प ही होगी ना। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। इरिगेशन क्या होती है? इरिगेशन होती है सिंचाई। सिंचाई क्या होती है? जब हम क्या करते हैं, जब हम अपने ना खेतों को पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं ना, उसमें, उसको कहते हैं इरिगेशन। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। अब कह रहा है कि जब सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, लिविंग बीइंग्स होते हैं ना, जो जिंदा होते हैं, उनको क्या, उनको पानी की ज़रूरत होती है। उनको पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स। अब वाटर किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है? फ्लावर्स के लिए, फ्रूट के लिए और सीड्स और प्लांट्स के लिए, ठीक है, इनकी ग्रोथ के लिए।
वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट। अब वाटर अब्जॉर्ब कैसे करता है प्लांट? अपनी रूट से। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। अब क्या कह रहा है कि जो वाटर है ना, वाटर के साथ साथ वो और क्या करता है, वाटर के साथ साथ वो और क्या करता है, वो मिनरल्स फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब करता है। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट कितना 90% वाटर कंटेन करते हैं, ठीक है, लेते हैं वो 90% वाटर को। वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डजंट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ड्राई कंडीशन में हम सीड्स को जर्मिनेट नहीं कर सकते, ड्राई कंडीशन में हम सीड को ग्रो नहीं करवा सकते। न्यूट्रिएंट्स dissolved in water get transported to each part of the plant। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो हर प्लांट के पार्ट में जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। वाटर क्या करता है ना, जो प्लांट्स को ना हर तरह से प्रोटेक्ट करता है, उनको हॉट एयर से और बचाता है। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field have to be watered regularly। कहता है कि जो प्लांट्स है ना उनको हेल्थी बनाने के लिए, उनकी हेल्थी ग्रोथ, उनको मॉइस्चर करने के लिए क्या चाहिए, हमें फील्ड जो होता है ना उसको रेगुलरली पानी देना पड़ेगा, फील्ड को रेगुलरली वाटर्ड करना पड़ेगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। अब अगर हम पानी देंगे खेत को, उसकी सिंचाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इरीगेशन। पानी देने को हम खेतों में जब हम क्रॉप्स को पानी देंगे उसको कहते हैं इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सेशन टू सेशन। क्या कह रहा है कि जो इरिगेशन का टाइम होता है ना वो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करता है, सॉइल टू सॉइल डिपेंड करता है और सेशन टू सेशन डिपेंड करता है कि कैसी क्रॉप है, कैसी सॉइल है और सीज़न कौन सा है, विंटर है, समर है या फिर रेनफॉल है, वो उस पर डिपेंड करता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हायर। अब जो समर है, गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो फ्रिक्वेंसी हम बहुत ज़्यादा चाहिए, हमें वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। वाई इज़ इट सो? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? अब कह रहा है कि ये क्यों होता है, क्या ये इवेपोरेशन की वजह से होता है? मतलब धूप पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पानी है वो इवेपोरेट होगा, तो इसीलिए पूछ रहा है कि क्या ये इवेपोरेशन की वजह से जो होता है, ये सॉइल जो लीव से पानी जो होता है वो चला जाता है, ये इसकी वजह से होता है क्या? आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग दी प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राई अप एंड डाइड। कह रहा है कि मैं इस बार बहुत केयरफुल हूँ अपने प्लांट्स को पानी देने के मामले में, क्योंकि जो पिछले समर था ना तो मेरे प्लांट्स क्या हुए थे, मेरे प्लांट्स ड्राई हो गए थे और मर गए थे, ठीक है, ख़त्म हो गए थे बिल्कुल। सोर्स ऑफ इरीगेशन, सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। अब कह रहा है कि इरीगेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। The source of irrigation are well, tube well, ponds, lakes, river, dams and canal। कह रहा है कि कौन कौन से सोर्स हो गए, वेल हो गए, कुएँ हो गए, ट्यूब वेल्स हो गए, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, डैम और कैनल्स, ये सब क्या हैं, ये पानी के सोर्स हैं, ठीक है, ये है पानी के सोर्स। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, इरिगेशन हम कैसे करते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। अब कह रहा है कि जो वेल्स में, कुओं में, लेक्स में, कैनल्स में जो पानी होता है ना उसको हमने बहुत तरीक़ों से उसको लेके जाते हैं खेतों तक, ठीक है, उनको खेतों को पानी देने के लिए हम ये इन सब चीज़ों से, वेल से, लेक और कैनल से पानी को लेके जाते हैं डिफरेंट रीजन्स में, उसके डिफरेंट मेथड होते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में ना हम कैटल्स के भी यूज़ कर सकते हैं और ह्यूमन लेबर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मतलब कैटल्स के ऊपर पानी लाद के लेके जा सकते हैं या फिर ह्यूमंस खुद लेके जा सकते हैं। सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस इफ़िशिएंट। द वेरियस ट्रेडिशन वेज आर। कहता है कि ये मेथड बहुत ही सस्ता है लेकिन ये इतना इफ़िशिएंट नहीं है, इतना लाभदायक नहीं है
तो क्या कह रहा है, नीचे दो ट्रेडिशनल मेथड नीचे मेथड्स दिए हुए हैं। ये है मोट पुले मेथड, मोट पुले मेथड और चेन पंप। कौन सा है? ये है मोट वाला मेथड और नीचे ये वाला दिया हुआ है चेन पंप का मेथड। इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तीसरा दिया हुआ है डेकली एंड राहत लेवलर सिस्टम। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब पंप किसके लिए यूज़ किया जाता है? वाटर को बाहर लाने के लिए, लिफ्ट करके बाहर लाने के लिए। जैसे डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दिस पंप। इन पंप्स को चलाने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है? डीजल की ज़रूरत, पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है, और बायोगैस की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन सब इसको पानी को बाहर लाने के लिए, ठीक है, पंप्स को चलाने के लिए। अब बोल रहा है कि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अभी जो मॉडर्न अभी मेथड्स चल रहे हैं ना इरिगेशन के, वो उनके बारे में पढ़ने के लिए बोल रहा है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। मॉडर्न मेथड क्या करता है? हमारी बहुत हेल्प करता है पानी को यूज़ करने के लिए इकोनॉमिकली, ठीक है। उसके कौन कौन से मेथड होते हैं हमें नीचे पढ़ने हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये वहाँ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, ये मेथड वहाँ पे, ये सिस्टम वहाँ पे बहुत यूज़फुल है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। क्या कह रहा है कि पाइप्स लेनी है, परपेंडिकुलर पाइप्स लेनी है और उनके ना ऊपर नोज़ल लगा देना है, टॉप के ऊपर नोज़ल लगा के ना उनको ज्वाइन कर देना है। जो ज्वाइन किसके साथ करना है? जो मेन पाइपलाइंस है ना उनके साथ ज्वाइन कर देना है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप, इट escapes फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। कहता है कि जब वाटर क्या करता है, जब फ्लो करता है ना मेन पाइपलाइन से, ठीक है, तो क्या होता है कि प्रेशर होता है, हेल्प प्रेशर उसमें ना, मतलब प्रेशर बनता है किसकी हेल्प से? पंप की, ठीक है। जब हम उसको पंप करेंगे तो वो उसका पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। इट escape फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। ये किससे ये रोटेटिंग नोजल होती है उसके थ्रू करना है, ठीक है। घुमाते हैं, जिसको ऐसे घुमाते हैं और पानी बाहर आता जाता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। कहता है कि ये क्या करता है, जब उसको हम घुमाते हैं ना तो वाटर स्प्रिंकल होता रहता है, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, वैसे वाटर स्प्रिंकल्स करता है। और ये कहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल है? ये यूज़फुल है सैंडी सॉइल में, जिस सॉइल में ज़्यादा सैंड होता है ना, रेता वगैरह, उस सॉइल में। ये है देखो पंप। तो यहाँ पे देखो ये पाइप्स लगी हुई हैं, ये देखो ये पाइप लगी हुई है, ये पाइप्स लगी हैं और ये यहाँ पे नोज़ल है और यहाँ पे ये इसको हम ना, जो ये रोटेटर है ना, इसको रोटेट करेंगे तो पानी बाहर आता जाएगा। अब आगे क्या है? ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसको हम ड्रिप सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना वाटर क्या करेगा, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब
आएगा, ठीक है, बाहर ड्रॉप बाय ड्रॉप हर रूट तक पहुंचेगा, ठीक है। जैसे रूट्स की जहाँ जहाँ पोजीशन है ना, वहाँ वहाँ ये वाटर पहुंचेगा। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्री। ये एक बेस्ट सिस्टम है। किसका बेस्ट सिस्टम है? प्लांट मतलब वाटर देने का। वाटर किस किस को? फ्रूट, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज को वाटर देने का एक बेस्ट सिस्टम है। द सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये क्या करता है? प्लांट्स को वाटर देता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें वाटर ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता क्योंकि वो प्रॉपर रूट्स तक पहुंचता है। इट इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पोर। ये उस रीजन में भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे वाटर ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में नहीं अवेलेबल होता है, ये वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। अब ये है सेम ही है, ये देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ना इसको घुमाएंगे और पानी क्या करेगा, ये पाइप से ना इसको, ये पाइप से इसको घुमाएंगे और पानी यहाँ से क्या होगा, स्टार्टिंग से बताती हूँ कि ये हैं पाइप्स। हम इसको ना इसको घुमाएंगे तो पानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाता हुआ ना यहाँ से रूट्स के बीच में जाएगा, ठीक है। रूट्स के बीच में, हर एक रूट के बीच में पानी जाएगा। और जो हमने ऊपर देखा था उसमें कैसा सिस्टम था, उसमें ये देखो उसमें भी ये पाइप लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऊपर ना ऐसे शॉवर टाइप का लगा हुआ है, शॉवर टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये है शॉवर टाइप का लगा हुआ है। ये इसको हम घुमाएंगे तो पानी इधर से जाता जाता ये शॉवर से स्प्रिंकल करेगा सारी जगह, ये ठीक है। ये सारी पाइप्स हैं, ये वाली सारी पाइप्स हैं जो करेंगे स्प्रिंकल। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि वीड्स, पार्ट 1 में बताया था वीड्स क्या होते हैं। वीड्स वो होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिनकी हमें प्लांट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही ऐसे पैदा हो जाते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ, जो पैदा हो जाते हैं और हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। और उनसे हमें अपने क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये बताया। बोजो एंड पहेली went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. अब बोजो और पहेली क्या करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो नियर बाय फील्ड में, वीट फील्ड में जाते हैं, कनक के खेत में जाते हैं। और वहाँ पे क्या देखते हैं कि कनक के अलावा ना बाकी सारे प्लांट्स भी वहाँ पे फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। हैव दिस प्लांट्स हैव प्लांटेड पर्पसली। कहता है कि ये प्लांट्स किसी पर्पस के लिए प्लांट किए गए हैं। इन प्लांट्स को मतलब इन प्लांट्स को ग्रो करने का, इन प्लांट्स को प्लांट करने का कोई पर्पस है क्या? जैसे वीट को तो पर्पस ही होगा तभी हम उसको प्लांट करेंगे, क्योंकि हम वीट हमें मिलेगी, हम उसको खाएंगे, अनाज है वो। तो क्या दूसरे प्लांट्स का भी कोई पर्पस है? In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. क्या कह रहा है कि खेतों में क्या होता है, फील्ड में जो प्लांट जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो भी ग्रो कर लेते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ, ठीक है, नेचुरली ग्रो कर देते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। और इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, ठीक है, इनको हम वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। अब वीड्स को रिमूव करना, अब उन वीड्स को हटाना, वहाँ से उनको हटाना, उसको हम कहते हैं वीडिंग, ठीक है, वीडिंग कहते हैं उसको हम। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant और वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। अब वीडिंग क्या है, वीडिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दूसरे जो वीड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो प्लांट का ना, जो दूसरे क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना, उनका वाटर, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस और लाइट ले लेते हैं, ठीक है। उनके लिए उनके बीच में कंपटीशन होता है, वो उनके लिए compete करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। दस दे इफ़ेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। इससे क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप पे ना इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी क्रॉप की ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर वही सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे वीड्स, तो हमारी क्रॉप को क्या मिलेगा? सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स होते हैं ना, वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है,
जब हार्वेस्टिंग होती है तब भी उनको थोड़ी उनमें प्रॉब्लम, कटाई करते टाइम प्रॉब्लम होती है। वो पॉइजनस होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए जहरीले होते हैं, ठीक है, जहर होता है उनमें। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो फार्मर होता है ना, बहुत सारे तरीके अपना रहे होते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए और उसकी ग्रोथ, मतलब वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए और उनको हटाने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटेड एंड किलिंग ऑफ वीड्स। अब कह रहा है सोइंग से पहले टिलिंग करना, उससे क्या होगा, जो उससे भी तो सारे वीड्स जो पहले के होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, उनकी रूट्स होंगी जो वो कट हो जाएंगी, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। और जब वो फिर वो क्या होते हैं, वो सूख जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। अब बेस्ट टाइम क्या है वीड्स को रिमूव करने का? बेस्ट टाइम है वीड्स को रिमूव करने का जब वो क्या करते हैं, जब वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनके सीड को प्रोड्यूस करते हैं ना, करने वाले होते हैं ना, उससे पहले उनको रिमूव कर देना, ठीक है। द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। उनको क्या करना है, उनको कैसे भी उनको कट कर सकते हैं, उनकी ना जो उनकी कटिंग करके, ठीक है, मतलब बिल्कुल ग्राउंड से ही उनको फिनिश, बिल्कुल उनको बिल्कुल ग्राउंड से उनको कट करना है, ठीक है। उनको वीड्स को टाइम टू टाइम उनको कट करते रहना है, ठीक है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये किसकी हेल्प से होता है? ये खुरपी की हेल्प से होता है। अब खुरपी क्या होती है? खुरपी ना एक किस टाइप का, इस टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे ना लोहे का होता है, आगे पीछे डंडी होती है, उससे ना ऐसे मिट्टी जैसे निकालते ना, उसी टाइप का होता है, ठीक है, उससे उसको हम करते हैं। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीडिंग। अब क्या कह रहा है कि सीड ड्रिल भी बहुत यूज़फुल है रूट्स को निकालने के लिए। वीड आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स। अब वीड्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? एक सर्टन केमिकल्स जैसे वीडीसाइड केमिकल है जिसको हम डाल के ना उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, लाइक 2 to 4 डेज़ में, 2 से 4 दिन में हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। दीज आर स्प्रे इन द फील्ड टू किल द वीड्स। ये ना खेतों में स्प्रे किया जाता है वीड्स को ख़त्म करने के लिए, उनको मारने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, ये क्रॉप को हार्म नहीं करते, ठीक है। इन क्रॉप्स के लिए इनका कोई भी खतरा नहीं है। द वीडिंग्स आर डिल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विद अ स्प्रे। इसको क्या करना है, इसको वाटर इसमें डाल के तो इसको स्प्रे करना है खेतों में स्प्रेयर की हेल्प से। ये देखो, ये एक फार्मर है, ये क्या कर रहा है, ये देखो इसने पीछे क्या बैग टाइप का लगाया है और वो स्प्रे कर रहा है, ठीक है। ये क्या होगी, ये वीडीसाइड इनको स्प्रे कर रहा है खेतों में। डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रे? क्या कि इससे कोई पर्सन पे इफेक्ट पड़ता है जब वो उसको हैंडल करते हैं? एज ऑलरेडी मैंशनड, एज the weedings are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। कहते हैं कि आपने पीछे पहले ही मेंशन किया हुआ था कि जो वीडीसाइड्स होते हैं वो कब स्प्रे करते हैं, जब प्लांट्स की ना ड्यूरिंग किस टाइम पे स्प्रे करते हैं, जब सीड्स में ना फ्लावरिंग होने वाली होती है और उनमें सीड की फॉर्मेशन होने वाली होती है ना, उससे पहले इसको स्प्रे करते हैं, ठीक है। स्प्रे ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट दी हेल्थ ऑफ फार्मर। ये जो वीडीसाइड को स्प्रे करना ना, ये फार्मर की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। सो उनको बहुत केयरफुली इसको यूज़ करना पड़ता है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। अब इन केमिकल्स को स्प्रे करते टाइम ना उनको क्या अपना माउथ को और नोज़ को कवर करना पड़ता है विद किसी क्लॉथ के साथ, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग होती है कटाई, ठीक है। हम जब फसल उगाते हैं ना तो उसको कट करते हैं ना, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये भी इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड दी हार्वेस्टिंग। आप कहते हैं कि जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, क्रॉप बड़ी हो जाती है, उसके बाद उसकी कटिंग करना, ठीक है, उसकी कटिंग करना, उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग।
ठीक है। जब क्रॉप बड़ी हो जाती है उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं ना हम, तो उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या होता है, क्रॉप को निकाला जाता है, उसको कट किया जाता है ग्राउंड से, ठीक है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। अब कह रहा है कि 3 से 4 months लगते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं केरल क्रॉप्स टू मैच्योर, इनको मैच्योर होने के लिए, इनको बड़ा होने के लिए। अब इस केरल क्रॉप्स कौन से होते हैं, ये होते हैं अनाज, जैसे वीट, मेज़, ये सब को ये होते हैं केरल क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। कहते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे होती है हमारी कंट्री में, या तो सिकल के थ्रू होती है या फिर एक मशीन होती है जो हार्वेस्टर कहते हैं जिसको, उसके थ्रू होती है। अब सिकल क्या होता है, सिकल होती है दराटी, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में दराटी कहते हैं ना, ये होती है सिकल, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम क्रॉप को कट करते हैं, या फिर हम मशीन के थ्रू भी कट कर सकते हैं, और मशीन को क्या कहते हैं हम, हार्वेस्टर कहते हैं। In the harvested crop, the grain seeds needed to be separated from the chaff. This process is called threshing. कहता है कि जो वो क्रॉप्स होती है ना, जो हार्वेस्टिंग की होती है, जो कटी हुई क्रॉप्स होती है ना, उसको क्या करना पड़ता है, उसके बाद उनको ना थ्रेशिंग करना पड़ता है। थ्रेशिंग क्या होता है, उनको मतलब सीड से जो उसके प्लांट है ना, प्लांट को सीड से अलग करना पड़ता है, ठीक है। सीड्स को बाहर निकाल लिया जाता है, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। दिस is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. इस मशीन को हम क्या कहते हैं, इस मशीन को हम कॉम्बाइन कहते हैं। और ये क्या होता है, इसमें हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है, कट करने वाला भी होता है और निकालने वाला भी होता है। ये इसको हार्वेस्टर और थ्रेशर, ये क्या होता है, ये कॉम्बाइन होता है। नीचे ये दिया हुआ ना कॉम्बाइन, ये क्रॉप को कट भी करता है और उसको उसमें से सीड्स को बाहर भी निकालता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्नड बाय फायर। अब ना जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं ना, कटिंग करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ना जो प्लांट की रूट्स और उसकी थोड़ा उसका ना बच जाता है फील्ड में। नीचे ऊपर से कट करेंगे तो जो नीचे इसका पोर्शन होगा ना वो बच जाएगा, और उसको फार्मर क्या करेंगे, उसको फार्मर बर्न कर देंगे, उसको फार्मर जला देंगे। पहेली इज़ वरीड, शी नोज दैट इट कॉज पोल्यूशन। पहेली ना थोड़ी वरी हो जाती है, टेंशन करने लगती है और कहती है कि ये पोल्यूशन भी काज कर सकता है, ये क्या करता है, ये पोल्यूशन भी काज कर सकता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड। और ये फायर को कैच कर सकता है, फायर लग जाएगी किसमें, क्रॉप्स में फायर भी लग सकती है खेतों में। Farmer with small holding of land do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied in class 6th. कहते हैं कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना, ये विनोइंग मशीन है, इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं ग्रेन्स को अलग करते हैं, और जो प्लांट का जो दूसरा वेस्ट जो प्लांट होते हैं ना, ऐसे चाफ होता है ना, चाफ क्या होता है, जो ग्रेन्स के अलावा जो प्लांट होता है ना जिसको हम कट करते हैं उसको कहते हैं, उसको और ग्रेन्स को अलग अलग करता है। ग्रेन्स क्या होते हैं पता है ना, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। अब ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के बारे में दिया हुआ है कि 3 और 4 मंथ्स में ना क्या होता है कि ये फेस्टिवल होता ही होता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग के डेज में। द साइट ऑफ गोल्ड फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन फिल द हर्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय। फिर क्या करता है ये, फार्मर के हर्ट्स को खुशी वगैरह देता है, फार्मर्स जब अपने अनाज वगैरह को देखते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ये इतना इसको पढ़ लेना एक बार। वैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, ये सब फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं इधर। अब बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्क। क्या कहता है कि स्टोरेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, ठीक है। इफ़ दिस क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कहता है कि जो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम ग्रो करेंगे ना, जिन क्रॉप्स को, अब उन्हें हमें सेफ़ भी रखना पड़ेगा। किस से उन्हें हमें सेफ़ रखना पड़ेगा, उसको हम पहले मॉइस्चर उसमें मॉइस्चर होगा, इंसेक्ट से सेव करना पड़ेगा, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब मॉइस्चर होगा, अगर मतलब हम जो फसल उगाएंगे, अगर वो मॉइस्चर मतलब वो थोड़ी थोड़ी गीली होंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी ना,
तो इसीलिए उससे भी हमें बचाना है। द फ्रेश क्रॉप्स हैज़ मोर मॉइस्चर, जो ताज़ी क्रॉप्स होती है ना, जो अभी अभी फ्रेश उग गई होती हैं, वो उसमें बहुत मॉइस्चर होता है, बहुत उसमें मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग they may get spoiled or attacked by organism losing their germination capacity। कहता है कि अगर हम जो हमारी जो क्रॉप है ना, उसको हम सुखाने से पहले ही उसको हम स्टोर कर देंगे ना, तो ये ऑर्गेनिजम्स उसको ये अटैक हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। Hence, before storing them, the grains are properly dry in the sun to reduce the moisture in them। कहता है कि स्टोर करने से पहले क्या करना है, उनको प्रॉपरली ड्राई करना है सन में, टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, उनके मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए उसको प्रॉपर उसको सुखाना पड़ेगा, ठीक है। जब उसको प्रॉपर सूख जाएगी ना वो, तो उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और ये जो इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट हो गए और फंजाई बैक्टीरिया, इन सब के अटैक से बच जाएगा। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। फार्मर कहाँ स्टोर करते हैं उनको, जूट बैग्स में और मेटेलिक बीन्स में उनको स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्जेस्ट के स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलॉज एंड ग्रैनर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक कैट्स, रैट्स एंड इंसेक्ट्स। अब कहते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स होती है ना, उनको कहाँ पे स्टोर करते हैं, उनको सियोल्स और ग्रैनर्स में स्टोर करते हैं। किससे बचाने के लिए, रैट्स और इंसेक्ट्स से बचाने के लिए। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अब कहता है कि जो नीम के पत्ते होते हैं ना, उनको भी यूज़ करते हैं इनको स्टोर कर, मतलब जब इसको स्टोर करते हैं तो नीम के पत्तों को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वालिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स, स्पेशली केमिकल ट्रीटमेंट एंड रिक्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कहता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स होती हैं, जो बहुत सारी क्रॉप जो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जिसको स्टोर करते हैं ना, उसको स्टोर करने के लिए कहाँ पे करते हैं, गोडाउन्स में स्टोर करते हैं, जिनको उनको स्टोर करने के लिए ना उनमें बहुत केमिकल ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं उनको प्रोटेक्ट करने से पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। उन पर बहुत दवाइयाँ वगैरह छिड़कनी पड़ती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स जो फूड मिलता है, एनिमल से भी हमें फूड मिलता है ना, प्लांट से तो मिलता ही है, एनिमल से भी मिलता है। जैसे मिल्क किससे मिलता है, को, बिफेलो, शी गोट, शी कैमल, इन सब से मिलता है ना। तो आगे और किस किस से क्या क्या मिलता है वो भी लिखना है इस टेबल में। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब कहता है कि इस टेबल में हमने क्या देखा कि जैसे प्लांट्स होते हैं ना, वैसे जो एनिमल्स होते हैं ना, प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी हमें बहुत सारा फूड देते हैं। मैनी पीपल्स लिविंग इन दी कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ इट डाइट। अब जो समुद्र के किनारे समुद्र के आसपास जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं ना, वो फ़िश को कंज्यूम करते हैं, फ़िश को खाते हैं अपनी डाइट में। इन दी प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने पीछे क्या पढ़ा, पीछे क्लासेस में हमने पढ़ा कि जो फूड हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में पढ़ा। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एक्सेट्रा। हमने देखा कि जो क्रॉप कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप को हम उगाने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं जैसे सीड को सिलेक्ट करते हैं, सोइंग करते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं ना, तो ये सब प्रोसेस करते हैं। सिमिलरली एनिमल्स रेयर एट होम और इन अ फार्म हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। कहता है कि उसी तरह हम एनिमल्स को भी रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, घर में रखते हैं या फिर उनको खेतों में रखते हैं या फिर उनको फॉर्म्स में रखते हैं, ठीक है। किसके लिए, उनको प्रॉपर शेल्टर देते हैं, उनको चारा, फूड भी देते हैं, फूड वगैरह देते हैं और उनकी प्रॉपर केयर करते हैं, ठीक है, उनको पालते हैं घर पे। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब जब ज़्यादा अमाउंट में एनिमल्स को रखने लगेंगे ना, अपने घर में तो नहीं रख सकते इतने ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन हम ज़्यादा अमाउंट में अगर एनिमल्स को रखने लगेंगे ना, तो उसको क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। कहते हैं कि फ़िश बहुत ही हेल्थी होती है, ठीक है, गुड हेल्थ के लिए बहुत गुड होती है, मतलब अच्छी होती है। और हम जो कॉड लिवर ऑयल होता है ना, वो भी हम फिश से लेते हैं, जो कि रिच होता है विटामिन डी में। सो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वीडियो में जाके फर्स्ट पार्ट देखो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।